बाला साहब दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड को लेकर के किस तरह के विचार रखते थे, और ये इनके सुपुत्र ये क्या कर रहे हैं, ठीक उनकी विचारधारा के विपरीत आचरण कर रहे हैं और बेशर्मी के साथ कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ खड़े हुए, अभी मालेगांव में क्या हुआ है या दूसरी जगहों पर क्या घटनाएं हुई हैं, ये जो घटनाएं हैं ये शिवसेना के मुफीद हैं या शिवसेना को खत्म करने जा रही हैं? 100% शिवसेना को खत्म करने वाली घटनाएं हैं ये। और मुझे तो लगता है, कई बार ये लगता है कि शरद पवार और ये संजय राउत भी, ये सब मिलकर के शिवसेना का भट्टा बैठा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि एक में उनका जो ध्येय है वो बाला साहब की शिवसेना को नेस्तनाबूद करना है। सारी घटनाक्रम आप उठा के देख लीजिए, इनका आचरण देखिए। उद्धव ठाकरे के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो पॉलिटिक्स समझते नहीं है, उनको उस तरह की पॉलिटिक्स आती नहीं है और गलत जगह वो बैठे हुए हैं। लेकिन गलत जगह तो अपनी चॉइस से बैठे हैं ना आकर के। अगर आपको पॉलिटिक्स नहीं आती है तो किसी हकीम ने कहा था कि आप चीफ मिनिस्टर बन के बैठिए, तो आप किसी और कार्यकर्ता को वैसे बैठा सकते थे जैसे बाला साहब बैठाते थे। बाला साहब का जो एक स्थान था वो बहुत ऊपर का था। वो लोकसभा अध्यक्ष तय करते थे कि मनोहर जोशी होंगे, वो मुख्यमंत्री तय करते थे कि मनोहर जोशी को बनना है या नारायण राणे को बनना है, वो बाकी चीजें तय करते थे। लेकिन खुद बैठ करके बदनामी मोल नहीं लेते थे। मुझे ये बताइए कि 2.5 साल के भीतर उद्धव ठाकरे ने कौन सी प्रतिष्ठा अपनी बनाई है या कौन सा अपना कद ऊंचा कर लिया है? चाहे कोविड-19 का मामला हो, चाहे पालघर वाला मामला हो, कंगना रनौत का मामला हो, दिशा सालियन से लेकर के सुशांत सिंह राजपूत, उसके बाद अर्णब गोस्वामी, मतलब सारे इनके आप कारनामे देख लीजिए, कितनी भारी बदनामी इनको मिली है। तो जिस चीज का मैं शुरू में जिक्र कर रहा था, जनादेश मिला था देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की मिलीजुली सरकार बनाने के लिए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धोखा नहीं दिया है, इन्होंने महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया है। और ये चीज महाराष्ट्र की जनता भूलेगी नहीं। जब भी उसको मौका मिलेगा वो इनको हैसियत दिखाएगी। और ये जो संजय राउत आकर के इठला करके तिरछे होकर के माइक पर कहते हैं कि 2024 के बाद हम भी देखेंगे, 2024 तो भूल जाइए, उससे पहले ही कर्मकांड हो चुका होगा। जिस तरह के कर्म इनके चल रहे हैं इस समय महाराष्ट्र में, ये 2024 से पहले ही वहां चुनाव की नौबत आ जाएगी और ये बाहर का रास्ता देखेंगे। भाव आप सहमत हैं? बोल रहे कि 2024 में देखेंगे शिवसेना कितनी बचती है। शिवसेना आपको लगता है कितनी बचेगी? आपका क्या अनुमान है भाऊ? नहीं, क्या होता है कि थोड़ी फार तो बचती है, संगठन होता है तो थोड़ा फार बचता है, लेकिन जो शिवसेना आज है उसके 20-25% से भी ज्यादा नहीं बचेगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं जब बोल रहा हूं तो एक समझ लो कि मैं सामना शुरू होने से पहले शिवसेना का जो मुखपत्र था उसका संपादक था। जो शिवसेना फैली और उसके बाद सामना शुरू हो गया, तो शिवसेना जिन्होंने विस्तारित की उसमें बहुत बहुत कष्ट जिन्होंने लिए, जिन्होंने कोई पद नहीं पाया ना कोई पद चाहा, ऐसे लोगों से आज भी मेरा संपर्क है। मैं जब बोल रहा हूं 2 दिन पहले मुझे ऐसे 2 लोगों का फोन आया था जो सेना भवन में पूरी जिंदगी जिन्होंने काटी है, सेना भवन का यानी पूरा काम देखते थे, बाला साहब के नजदीक होते थे, उन्होंने मेरी पाठ थपथपाई, सराहना की कि यार कम से कम तेरे वजह से तो आज के नए पीढ़ी को शिवसेना समझ रही है। तो जब मैं बोल रहा हूँ 20% भी नहीं बचेगा, 20-25%, तो उसका मतलब कितना गंभीर है समझ लो। और संजय राउत ने तो सुपारी ले ली है शिवसेना खत्म करने की।
इसको आप 2024 के बाद वो तो निरुपम हो जाएंगे। संजय निरुपम जानते हो ना आप? जी। तो ये भी निरुपम हो जाएंगे और क्या क्या बोलेंगे, कल्पना करो क्या क्या बोलेंगे। तो ये होता रहता है। पवार साहब की ये खासियत है, वो कहीं भी अपना ट्रोजन हॉर्स घुसा देते। जिंदगी में पवार साहब ने कुछ खड़ा नहीं किया, लेकिन तोड़ा कितना देखो। इसलिए तो उनको नवाब मलिक से बहुत प्यार है। वो कबाड़ी वाला है ना, कोई बनाने वाले से पवार साहब को कभी प्यार हो ही नहीं सकता। गिराने वाला, तोड़ मोड़ करने वाला, भंगार वाला, उससे उनको बड़ी लगाव होता है। इसलिए तो नवाब मलिक के लिए अपनी पूरी प्रतिष्ठा और गवर्नमेंट इन्होंने बाजी जैसे लगा दी। बिल्कुल आश्चर्य की बात थी जिस तरह से पूरा परिवार एक एक करके आ गया और उसके बाद सरकार ने भी निर्णय ले लिया। फिर उसका जो सरकार का जो वक्तव्य है वो भी छगन भुजबल ने जारी किया। तो बड़ा ही रुचिकर मामला है। छगन भुजबल भी लाचारी तो होती है। देखो, सत्ता में एक लाचारी होती है, आपको दिखाई देता है, फिर भी आप एक बात समझ लो आप कि द्रौपदी ने एक सवाल, जो 3 विद्वान बैठे थे भरी सभा में, जिसका नाम द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कौन तीसरे थे भूल गए, भीष्माचार्य, उनको पूछा था, जो पहले से ही दास हो चुके हैं क्या वो अपनी पत्नी को बाजी में लगा सकते हैं? तो ये धर्म की बातें बताते रहे, लेकिन मुद्दे की बात नहीं बोल पाए थे। तीनों बड़े विद्वान थे। और द्रौपदी ने सही सवाल पूछा था कि जो पहले से दास हो चुके हैं, तो दास का मतलब ही उनके पास कुछ नहीं है, तो ये अपनी पत्नी बाजी में कैसे लगा सकते हैं? लेकिन इन तीनों के पास सवाल का जवाब नहीं था, और आज के विद्वान भी उससे अलग नहीं है। इसलिए मैं महाभारत या हमारे पुराण वगैरह है उनको भाकड़ कथा यानी कथा नहीं मानता, मैं उसमें बोध ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो ये भी वो है, ये भी शिवसेना को पूरा खोखला बना दिया गया, खोखला बना दिया गया। यानी 24 तक जाने की जरूरत नहीं, कल भी कुछ हो तो आपको पता चलेगा शिवसेना कितनी बची है। बीएमसी के चुनाव में आपका क्या अनुमान है, क्या होगा? नहीं, बीजेपी आराम से मेजॉरिटी लाएगी, मेजॉरिटी तक जाएगी, मेजॉरिटी तक जाएगी। क्योंकि इन्होंने शिवसेना जो चुनकर लाते थे उनको ही खत्म खुद शिवसेना ने कर दिया। शिवसेना ताकत से चुनकर आती थी, जब इनके एमएलए भी नहीं आते थे, क्योंकि गली कुचे में भी आप जाओ तो शिवसेना की एक्टिव शाखा होती थी। आजकल शिवसेना की एक्टिव शाखा नहीं बची है। आजकल मुंबई, महाराष्ट्र में बहुत सारे पुलिस थाने ही शिवसेना शाखा बन गए। अच्छा। अब आप आइए, बदलाव समझ नहीं रहे। नारायण राणे को अरेस्ट करने के लिए पुलिस जाती है। अरे निखिल वागले को पीटने के लिए कभी पुलिस गई थी? ये कितना बड़ा बदलाव है। बाला साहब से लेकर उद्धव ठाकरे तक कितना बदलाव हो गया, देखिए आप, कि आजकल शिवसेना की तरफ से पुलिस एक्शन में जाती है। बाला साहब का जमाना आप देखो, जब उनकी गवर्नमेंट थी उस वक्त भी कोई भी पॉलिटिकल एक्शन लेने के लिए पुलिस का इस्तेमाल नहीं होता था। और आज का जमाना देखिए, उनका बेटा ही चीफ मिनिस्टर है, लेकिन शिवसेना का कोई कार्यकर्ता, शिवसैनिक पॉलिटिकल एक्शन में भी नहीं दिखाई देता, वो पुलिस के जरिए काम कर लेते। कितना बदलाव है आप देखिए। ओंकार जी, आप क्या कहते हैं? देखिए, शिवसेना के जितने भी कामकाज हैं, जितने भी काम करने के तौर तरीके हैं, जिस तरह के वो फैसले ले रहे हैं, वो तो उनको समुद्र की तरफ लेकर के जा रही है और वो खुद पार्टी को डुबो रहे हैं। अभी आप ये देखिए ना, कोविड काल में क्या हाल हुआ है। कोविड काल में जो शिव सैनिक उनके साथ पिछले 4 दशक से 5 दशक से जुड़े हुए हैं, जो परिवार जुड़े हुए हैं,
जिन्होंने हर हाल में उनके लिए काम किया है, उनके परिजनों को भी अस्पतालों में जगह नहीं मिली थी सेकंड वेव में। फर्स्ट वेव में भी बहुत बुरा, और वहां तो तीनों वेव्स जो हैं वो बहुत ही बुरी गुजरी हैं। महाराष्ट्र ऐसा सूबा है इस देश का जहां सबसे विकराल स्थिति रही है महामारी के दौरान, और आज तक भी मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, नासिक हो, पुणे हो, ठाणे हो, औरंगाबाद हो, जितने आपके बड़े शहर गिनोगे संभल नहीं पा रहे हैं, वहां के सिस्टम नहीं संभल पा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है? तर्क दे दिया जाता है कि साहब चूंकि इंटरनेशनली आवाजाही बहुत ज्यादा है, चूंकि यहाँ पर कारोबार है, आर्थिक राजधानी है, तमाम तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। और देश के दूसरे हिस्सों में क्यों एक निश्चित अवधि में काबू पा लिया जाता है? भाई पॉपुलेशन तो मुंबई की कुल मिलाकर के कितनी है, उस हिसाब से अगर देखें, चलिए क्षेत्रफल के हिसाब से ज्यादा वहाँ की आबादी होगी, घनी आबादी होगी, ज्यादा लोग एक दूसरे के संपर्क में आते होंगे, पर दिल्ली भी कोई कम नहीं है और दूसरे कई शहर हैं। तो जो हालात हैं ये कभी अपनी गलती मानते नहीं है कि हमसे ये चूक हो रही है या ये लापरवाही हो रही है, या हम चलो एक गलती हो गई है तो उससे सीख ले लेते हैं, आगे ये गलती नहीं करेंगे। ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, बल्कि मरी गिरी हालत में भी अभी क्या हाल है सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना 288 के सदन में कितनी सीटें हैं? 56 सीटें। फिर उससे नीचे शरद पवार की पार्टी 54 सीटें 288 के सदन में, और कांग्रेस 44 सीटें। आप अंदाजा लगाइए, 3 फेल विद्यार्थी मिलकर के गवर्नमेंट चला रहे हैं साहब, और जो सबसे बड़ा दल है उसको रोज गालियां देते हैं, उनको धमकियां देते हैं कि तुम हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे जारी कर सकते हो। 105 सीट वाली बीजेपी को धमकाते हैं, जबकि उसका हक मारा हुआ है, उसका हक मार करके ही सत्ता में बैठे हुए हैं। तो नैतिकता नाम की तो चीज ही नहीं है, डे वन से नहीं है। नैतिकता होती तो सरकार ही नहीं बनाते इस तरीके। चलो फिर भी मैं कहता हूं कि ये आधुनिक काल है राजनीति का, सारे दलों पर आप सवाल खड़े कर सकते हो, बीजेपी पे भी सवाल खड़े कर सकते हो कि भाई गोवा में आप सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी, फिर भी आपने सरकार बना ली थी। मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी, आपने सरकार बना ली थी, तो आपकी नैतिकता कहाँ चली गई? लेकिन अगर आप सत्ता में आ गए हो तो तब तो मतलब सत्य व्यवहार कर लो ना, ठीक तरीके से पब्लिक की सेवा कर लो ना। जो एक मौका मिला है, आप पब्लिक की सेवा चलो करो ना करो, अपनी पार्टी का ही विस्तार कर लो। जहां जहां आप नहीं है वहां जाकर के आप अपने दल का ही भला कर लो, अपने कार्यकर्ताओं को ही खड़ा कर लो, अपना संगठन ही खड़ा कर लो। वो भी नहीं कर पाए। तो ऐसी हालत में जो भी कुछ होने वाला है वो सब जानते हैं कि एक्चुअल में होगा क्या इनका। जी, और अंत में मैं भाऊ के पास जाने से पहले आपसे सभी से, दर्शकों से अनुरोध कर लूं कि कृपया आपके प्रश्न जो आपको पूछने हो भाऊ जी से, ओंकार जी से, वो आप पूछ लें। भाऊ, जो ये आपने आरंभ में, बल्कि पहले भी कहा था, परमवीर के समय में कहा था कि जो लॉन्ग टर्म गोल है वो पुलिस और अंडरवर्ल्ड का मुंबई में जो गठजोड़ है उसे समाप्त करना है। तो ये जो इतने दिनों से एक्शन हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये उस दिशा में सार्थक रूप से बढ़ गए हैं और इसका जो अंतिम उद्देश्य है इस गठजोड़ को तोड़ना, वो हासिल हो पाएगा? बिल्कुल हासिल हो पाएगा। देखिए, एक बात तो ये साफ है कि पिछले 5 साल जो थे उसमें जिस ढंग से गवर्नमेंट चली थी, तो इसमें पूरी रीढ़ की हड्डी इनकी तोड़ दी थी। इसलिए कुछ भी करके शिवसेना को तोड़ के उनको चीफ मिनिस्टरशिप दे के भी पवार साहब ने और कांग्रेस ने जो गवर्नमेंट बनाई, इसका मतलब ही वो जो सिस्टम थी वो कंटिन्यू होनी चाहिए, जिंदा रहने चाहिए, इसके लिए थी। तो अब सेंट्रल ने पूरा काम अपने हाथ में ले लिया, पूरा काम अपने हाथ में ले लिया।
इस ढंग से इनकी यानी क्या होता है, जो क्या आपको हिंदी में आप बोलते हैं ना कि गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की ओर चला आता है, तो इन्होंने अपनी ही मौत की सब, यानी पॉलिटिकली बोल रहा हूं मैं, अपने ही नुकसान की पूरी तैयारी कर ली और उसमें शिवसेना इनके साथ गई। अब देखिए मैं आपको एक ताजा एक उदाहरण दे दूं। हिंगोली करके जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां से 2 बार एमपी बने थे लोकसभा के शिवाजी माने, शिवसेना के। उनका आज एक वीडियो और फेसबुक पोस्ट में देख रहा था। आजकल वो शिवसेना में नहीं है, वो एनसीपी में है, लेकिन एनसीपी में होने के बावजूद उनमें का जो शिवाजी माने का जो शिवसैनिक है, वो गुस्से में आकर बोल रहा है, वो वीडियो अवेलेबल है, वो बोल रहे हैं कि क्या चल रहा है। आज आपको पता चला नारायण राणे ने इतने मर्डर किए, तो जब उसको चीफ मिनिस्टर बनाया उस वक्त का दूध का धुला था। ऐसे बहुत सारे शिवसैनिक है जिन पर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस आज भी चल रहे हैं, उनके बलबूते पर शिवसेना खड़ी रही। आप तो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बने बैठे हो, वो सड़ रहे हैं शिवसैनिक, आपको पता तक है। अब ये देखो, ये पुराना शिवसैनिक है जो आज एनसीपी में है, और वो गुस्से में बोल रहा है कि शिवसेना टूट रही है और कांग्रेस और एनसीपी मजे ले रही। ये एनसीपी का कार्यकर्ता बोल रहा है जो पुराना शिवसैनिक है, और 2 बार का शिवसेना का एमपी रह चुका है। अब इसमें आपको पता चलता है कि शिवसेना की कितनी बुरी है और कहां तक आ गई शिवसेना। मैंने तो बोल दिया, आज मैंने एक छोटा वीडियो भी डाल दिया। शायद कराची से एक मराठी मानुस है, वो चिल्लाता होगा शिवसेना जिंदाबाद। इसका नाम है दाऊद इब्राहिम कासकर, ये मराठी मुस्लिम है। वो कराची से चिल्लाता होगा, आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा, क्योंकि उसको शिवसेना बचा रही है। वो भी मराठी है। अभी हमारा दुर्भाग्य है कि कराची की आवाज मुंबई नहीं पहुंचती, वरना हमें भी सुनाई देती। लेकिन मुझे गारंटी है कि वो खुश रहेगा कि जिस शिवसेना ने मुझको दुश्मन माना था, आखिर ने शिवसेना ने मुझे मराठी मानुस समझकर अपना लिया है। चलिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो अब हम कुछ प्रश्न वो शायद उनका जो समझी है उसको मराठी में बोलता हो, हाँ वो मराठी में बोलता होगा, जाऊ दे मियाँ दाद देना। तो हिंदी में बोलते ना जवा दे, जाने दो, तो मराठी में बोलते हैं जाऊ दे, तो जावेद हो गया, मियाँ दाद देना। मियाँ दाद। हाँ, ये प्रश्न ले लेते हैं। कम प्रश्न तो कम ही आए आज, तो प्रश्न ले लेते हैं। अतुल पांडे भाऊ, what do you have to say about the behavior of Sharad Pawar and Mamata Banerjee on the arrest of Nawab Malik? ने वो तो मैंने बोल दिया कि ममता के पास उसका एक्सपर्टाइज है कि मिनिस्टर भी अंदर जाए तो क्या करना चाहिए। शायद उसमें पवार साहब की पढ़ाई कम है, इसलिए ज्ञान कम है, इसलिए उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और उनसे सलाह मशवरा किया। क्योंकि उनके तो बहुत सारे शारदा नारदा वगैरह जो चिटफंड थे उसमें बहुत सारे अंदर गए थे। सिर्फ इसमें एक मामला है कि ये टेरर फंडिंग का मामला है, इतनी। बाकी तो ठीक है, वो तो चलते रहेंगे, रोते रहेंगे। ये भी इंटरेस्टिंग है। माधुरी सूद जी, धन्यवाद आपको। एक इंटरेस्टिंग बात यह आई है कि ये संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग इतनी जोरदार कैसे होती है। हर बार कोई अरेस्ट होता है उसके पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अभी कुछ दिनों पहले उनकी बड़ी फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मायने बदल दिया ना। भाई हमको पहली बार 50 साल के बाद पता चला कि बाला साहब हर दशहरे को शिवाजी पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे। हम तो उसको सभा समझ बैठे थे।
संजय राउत ने नया प्रेस कॉन्फ्रेंस का तरीका बता दिया, वही सवाल नहीं पूछे कोई, नो आंसर क्वेश्चन आंसर, भाषण देना। और बैरक खाली करा रहे थे 3.5 लोगों के लिए, हाँ। और अब देखो उस बैरक में कौन जा रहा है। नहीं, वो तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप गलत समझ रहे हो। उन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि अनिल देशमुख तो वहां है, अब नवाब मलिक पहुंच गए, ये 1.5 सयाने है ना, मिलकर 3.5 तो बन जाते हैं। सीमा भटनागर जी को धन्यवाद। इसी के साथ प्रश्न समाप्त होते हैं, आज का सेशन भी समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बाबू को धन्यवाद, ओंकार जी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।